अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ बारिश हुई है और बारिश की करम नवाजी है कि वापडा वालों की करम नवाजी है। बिजली गायब है और तकरीबन 13 घंटे से बिजली नहीं है। और इत्तफाकिया हमारा यूपीएस भी ख़राब होकर मरम्मत के लिए जो है वो छुट्टी पर गया हुआ है। तो जनाब इस वक्त जो है मोबाइल की चार्जिंग का मसला है। बैटरी जो है वो कम है, बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके बावजूद ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल तो हो रही है। तो अभी जो है शॉर्ट एपिसोड आप सबके साथ शेयर करूँगी। शॉर्ट इसलिए कि फिर इसे वीडियो में भी कन्वर्ट करना होता है और इसके लिए मुसलसल स्क्रीन जो है वो ऑन रहती है, जिससे बैटरी ड्रेन होती है। तो आप सबको आज जो है वो कम ड्यूरेशन के एपिसोड पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। बातें करते हैं ख़त्म और बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। कहानी का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा है अफशा आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 37। दुर्रे मखनून के आंसू जावियार के पपोटों पर गिरे तो उसने घबरा कर आंखें खोल दी। इस दौरान मजीद 2 आंसू दुर्रे मखनून के रुखसारों से फिसलते हुए उसकी आंखों में आ टपके थे। वो आंसू थे या खोलते पानी के छींटे। वो तड़प कर उठ बैठा था। माफ़ कर दो दुर्रे मखनून, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। जावियार की रुंधी हुई तेज़ आवाज़ ने बिस्तर पर पास लेटी शहरीन को जागने पर मजबूर कर दिया था। आज फिर वो वस्त रात में उठ बैठा था। मानता हूँ कि तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हें बर्बाद किया है मैंने, मगर थक गया हूँ मैं इस तरह अज़ियत उठा उठा कर। प्लीज़ सोने दो मुझे, मैं सालों से नहीं सोया हूँ। शहरीन ने देखा वो लंबा चौड़ा मर्द यकदम बिलक उठा था। आज वो फिर यह भूल गया था कि उसके पहलू में लेटा वजूद हैरत और दुख से साकित उसे तके जा रहा है। 2 घंटे पहले वो बमुश्किल सो सका था। ट्रैंकुलाइज़र का असर भी अब निस्बतन कम होता जा रहा था। उसे हाई पोटेंसी की 2 गोलियां लेनी पड़ती थीं, तब भी 2 घंटे से पहले उसे नींद नहीं आती थी। शहरीन ने देखा वो दोनों हाथों से सर को थामे बैठा था। कितनी ही देर ऐसे गुजरी वो यूं ही साकित था। सभी लो पानी पी लो। बहुत आहिस्तगी से उठकर शहरीन ने साइड टेबल पर रखा पानी से भरा ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो बुरी तरह चौंक कर मुड़ा। शहरी तुम वो मैं पी रिलैक्स सवी, तुम शायद ख्वाब में डर गए हो, लो पानी पी लो। सावियार के चेहरे पर तफक्कुर और पशेमानी के रंग फैल गए थे। शहरीन ने उसे बगौर देखते हुए बहुत नरमी से कहकर ग्लास उसके हाथ में थमाया तो वो खोजती नज़रों से उसे देखते हुए घूंट घूंट पानी पीने लगा। उसे शहरीन की आंखों में अनगिनत सवाल और उलझनें नजर आ रही थीं, मगर वह बेबस और लाजवाब था। और पानी दूं? ग्लास खाली करके उसकी तरफ बढ़ाने पर उसने जावियार से पूछा था। लहजे में अब भी नरमी थी और चेहरे पर फिक्रमंदी छलक रही थी। नहीं, जावियार ने उंगलियां बालों में फंसाते हुए उससे नज़र चुरा ली थी। अगर तुम्हें ज़्यादा घबराहट हो रही है तो खिड़की खोल दूं सभी, फ्रेश हवा तुम्हारे एहसाब पर अच्छा असर डालेगी। शहरीन के मोहब्बत से लबरेज अंदाज में कुछ था। जावियर को अपना दिल जैसे पिघलता महसूस हुआ। शहरी वो इनफैक्ट इस वक्त कुछ मत कहो जवी, तुम आराम से लेट जाओ, रिलैक्स करो, हम इस बारे में फिर बात करेंगे। उसे जावियर की आंखों में तैरती वहशत और उसमें घुली अनकही दास्तानें दिखाई दी तो उसे टोक कर बोलने से रोका और हल्के से उसके शानों पर बोझ डालकर उसे लेटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं जवी, तुम स्ट्रेस मत लो, बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। उसके बालों में नरमी से गर्दिश करती शहरीन की उंगलियों ने जावियर अंसारी के जुबान को जैसे ताला लगा दिया। कुछ देर जैसे वो दिलो दिमाग में उठते तूफान को काबू करने की कोशिश करते हुए आंखें मूंदे रहा, मगर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बेइख्तियार आंखें खोल दी। अगर मेरी मौजूदगी से डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ, तुम इत्मीनान से सो जाना। न जाने उसके चेहरे पर क्या लिखा था कि शहरीन के लबों से बिला इरादा ये जुमले निकले। जवाब में जावियार ने बेसाख्ता उसका हाथ थाम लिया था। उसके लब खामोश थे मगर निगाहों में गोया इल्तिजा थी। शहरीन को लगा जैसे जावियार की आंखों में धुंध उतरने लगी हो। सवी, शहरीन के लहजे में उसे पुकारते हुए गोया दर्द खुला था। जावियर अंसारी को लगा अगर वो चंद लम्हे और उसके सामने मौजूद रहा तो उसका हर दुख, हर अजियत, हर रंज पिघल कर आंसुओं की सूरत उसकी आंखों से बह निकलेगा। उसका हाथ एक झटके से छोड़ते हुए वो बर्क की सी तेजी से उठा था और इससे पहले कि शहरीन कुछ कहती वो कमरा छोड़ गया था। वो धड़कते दिल से अपने कमरे की जानिब आई थी। कुछ दरवाजे पर खड़े रहकर हिम्मत जमा करती रही। उसकी सहमी हुई दस्तक के जवाब में अकरमा ने आ जाएं कहा तो वो गहरी सांस भरकर झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। अकरमा सामने सोफे पर इत्मीनान से बैठा लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। उसे एक नज़र देखकर वो दोबारा लिखने में मशगूल हो चुका था।
दुर्रे मखनून खुद में अजीब सा महसूस करते हुए दरवाज़ा बंद करके सोफ़ों के करीब चली आई। दादी सो गई हैं? ज़रा देर बाद वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो साथ ही सवाल भी कर डाला। जी शायद, मुझे ठीक से पता नहीं, वो कुछ कड़बड़ाकर बोली थी। क्यों, क्या आप इतनी देर से दादी के पास नहीं थी? उसे नर्म निगाहों के हिसार में लेते हुए अकरमा ने फिर से सवाल दाग दिया था। दुर्रे मखनून को अपने माथे पर पसीने की बूंदें उभरती महसूस हुई। उसने तो बाकायदा बाज़पुर्स शुरू कर दी थी। नहीं, मैं दरअसल रिदा आपी के पास लॉन में थी। सर झुकाकर मुझे-माना अंदाज में कहा तो अकरमा ने गहरी सांस भरकर लैपटॉप एक तरफ रख दिया और फिर उसे मुखातिब किया। बैठिए। उसके कहने की देर थी, दुर्रे मखनून ताबेदारी से उसके मुकाबिल सोफे पर आ बैठी और मुंतज़िर नज़रों से उसे देखकर निगाह झुका ली। यकीन था कि वो अब कुछ कहेगा। रिदा कैसी है? वो पूछ रहा था। बहुत परेशान है, और आपको इतनी रात गए अपने कमरे से बाहर देखकर तो वो और भी परेशान हुई होगी, है ना? उसका अगला सवाल बरजस्ता था। दुर्रे मखनून लाजवाब से उसे देखने लगी थी, फिर पशेमानी से नज़र झुका ली। क्या ऐसा नहीं हो सकता मिसिस कि आपके और मेरे दरमियान ताल्लुकात की नोयत ख्वाह जो भी है वो सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहे और इसका इल्म घर के बकिया अफराद को ना हो? वो रसान से पूछ रहा था। दुर्रे मखनून ने बेइख्तियार नज़र उठाकर उसे देखा था, ख़ास तौर पर दादी और चचा जान को। आप जानती हैं ना कि आसिफ की वजह से इस वक्त वह दोनों किस तकलीफ़ और परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें ये पता चले कि आपने हमारी शादी और हमारे रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि उन्हें किस कदर दुख पहुँचेगा। सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके हवाले से भी बहुत से अरमान हैं, उनके ख्वाहिशात हैं। प्लीज़, ऐसी बात नहीं है। उसने यकदम नफ़ी में सर हिलाया था। तो फिर कैसी बात है? आज हमारी शादी को दूसरा दिन है और कल से अब तक आपका जो बिहेवियर है वो आपकी नापसंदीदगी का खुला सबूत है। आप गलत समझ रहे हैं। यकीन कीजिए, ये पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। जवाबन वो दिफाई अंदाज इख्तियार कर गई थी। तो फिर? अकरमा सवालिया था। दुर्रे मखनून लब भींचकर बेचारगी से उसे देखने लगी। आप नहीं समझेंगे। आप समझाने की कोशिश तो करें, अकरमा बरजस्ता बोला था। कल कोशिश की थी तो क्या नतीजा निकला? उसके चेहरे पर लिखा था, मगर वो बोली कुछ नहीं। लब एक दूसरे में ऐसे पेवस्त थे जैसे अब खुलेंगे नहीं। उसकी खामोशी पर बिलाकर अकरमा को खुद ही बोलना पड़ा। बहरहाल मेरा ख्याल है मिसिस कि हमें अपने मसले इस कमरे में ही हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिन घर वालों को खुश करने के लिए आपने मुझे ना चाहते हुए भी कबूल किया, आपके रवैये से वही हर्ट हो जाए। अकरमा के संजीदा लहजे में सर्जिश तो नहीं, अलबत्ता नसीहत ज़रूर थी। सवाल था। मैंने ना चाहते हुए कबूल नहीं किया आपको। वो बुरी तरह खिफ़्फ़त का शिकार हुई थी। बेसाख्ता बोली, बिना सोचे समझे। तो गोया दिल से किया है। अकरमा ने बिना तवक्कुफ़ सवाल कर डाला था। प्लीज़ मुझे पज़ल मत कीजिए। दुर्रे मखनून ने बेबसी से उसकी जानिब देखकर कहा तो वो संजीदा हो गया। ओके, नहीं करता पज़ल, मगर प्लीज़ आप घर वालों के सामने मेरा और अपना भरम रखने में मेरा साथ दें। वो समझा रहा था उसे। दुर्रे मखनून जानती थी कि वो गलत नहीं कह रहा। आई एम सॉरी, वो मुश्किल ज़ुबान से निकला। उसके अंदाज में कुछ था। अकरमा के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट उतर आई। अच्छी बात है, अलबत्ता अपने इस सॉरी की एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए, कहीं कल शाम तक एक्सपायर ना हो जाए। वो कदरे शौक़ी से बोला तो दुर्रे मखनून ने पहले तो ना समझने वाले अंदाज में सर उठाकर सवालिया नज़रें उस पर टिकाईं, और जब बात समझ में आई तो ज़िच होकर तीखे तेवरों से उसे देखा। इस वक्त टिपिकल बीवियों वाले तेवरों से घूर रही हैं मुझे, फिर कहती हैं कि किसी दूसरी खातून के बारे में सोचूं। अकरमा का शौक अंदाज उसके इस तरह देखने पर ऊद आया था। बीवी वाले तेवरों का बहुत तजर्बा है आपको? इस बार दुर्रे मखनून के लहजे में महसूस की जाने वाली झंझलाहट थी, जिस पर अकरमा अपनी हंसी ना रोक सका। तजर्बा ना सही, मुशाहिदा तो है। वह मुश्किल हंसी रोककर वो मुस्कुराते हुए बोला था। दुर्रे मखनून ने लाजवाब होकर नज़र चुरा ली। कुछ देर दोनों के माबैन खामोशी गूंजती रही, जिसने दुर्रे मखनून को बेचैन सा कर दिया। दवा ली थी आपने? जी। नींद आ रही है अब? अकरमा ने पूछा था, जिस पर यकदम उसकी आंखों में सरासीम की उतरी थी। उसने दुज़दीदा नज़रों से अकरमा को देखा, जो कुछ सोचते हुए उसकी तरफ मतवज्जा था। उसकी खौफजदा निगाहों ने अकरमा के एहसास की किसी तह को छुआ था उस लम्हे। ये आपका अपना घर है दुर्रे मखनून, कोई आर्जी पनाह का नहीं, जहाँ आप खौफ और खदशों का शिकार हैं। मेरी बीवी हैं आप, मैं शोहर हूँ आपका। डरा लुटेरों से जाता है, मुहाफिज से नहीं। उसकी आंखों से झलकते खौफ ने अकरमा को बेसाख्ता ये सब कहने पर मजबूर किया। दुर्रे मखनून के चेहरे पर लम्हे भर को सख्त तासुफ उभरा था। जी, वो पशेमानी के बायस अटक गई थी। आप तमाम अंदेशों को पसे पुश्त डालकर इत्मीनान से सो जाएं दुर्रे मखनून।
میڈیسن لینے کے بعد زیادہ دیر جاگنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ مجھے نیٹ سے یہ ڈاؤن لوڈنگ مکمل کرنی ہے جس میں کچھ وقت لگے گا، آپ آرام کریں۔ اکرما کے حلاوت سے پرسنجیدہ انداز اور لہجے میں بہت کچھ تھا۔ وہ شرمندگی کے باعث کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہ سوجے تو خاموشی سے اٹھ کر بستر کی طرف آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے جھانکتی بے اعتباری اکرما کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکی ہے۔ اسے گہری ندامت نے چھوا۔ زخم ٹھیک ہے اب ہاتھ کا؟ ابھی وہ بیڈ پر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اکرما نے سوال کر ڈالا تھا۔ لہجہ حسب معمول نرم تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بہتر ہے۔ اچھی بات ہے، کل صبح ڈریسنگ چینج کر لیجیے گا۔ چلیے اب اچھے بچوں کی طرح فٹافٹ سو جائیے۔ شب بخیر۔ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اکرما نے گویا بات ختم کی تو وہ گمسم سی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور رضائی ٹھوڑی تک کھینچ لی۔ پھر کتنے ہی لمحے وہ بند پلکوں کی اوٹ سے اکرما کو گاہے بگاہے دیکھتی رہی مگر وہ واقعی مصروف تھا اور اسی آنکھ مچولی میں اسے پتہ نہیں چلا کہ دوا کے اثر کے باعث کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ جس وقت آنکھ کھلی فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں، اس نے گھبرا کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اکرما وہاں موجود نہیں تھا۔ یا اللہ! وہ کچھ متفکر سی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسی دم باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اکرما واش روم سے نکل رہا تھا۔ تازہ وضو کے باعث اس کے سر کے بال اور چہرہ گیلا تھا۔ در مکنون نے سکون کا سانس لیا اور خود بھی وضو کرنے کے خیال سے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر مسز۔ اکرما اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر متوجہ ہوا تھا۔ اس کا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔ در مکنون کے خدشے کے برعکس اس کے انداز میں کسی طرح کی خفگی نہیں تھی۔ اس نے سکون محسوس کیا اور دھیمے سروں میں وعلیکم السلام کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اکرما کا طرز تخاطب اور یہ صبح دونوں ہی کس قدر اجلے اجلے تھے۔ اسے اپنا دل پروں سے بھی ہلکا محسوس ہوا تھا۔ بڑا شگفتہ احساس تھا جس سے نظر چرانا اسے دشوار لگا۔ وہ وضو کر کے باہر نکلی تو اکرما مصلی بچھائے سنت رکعت پڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے بھی برابر میں ہی مصلی بچھا دیا تھا اس نے۔ وہ دوپٹہ لپیٹ کر سنتیں پڑھنے لگی۔ سلام پھیرا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ میرے ساتھ جماعت کریں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ در مکنون نے ایک لمحے کو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بے اختیار سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس نے اکرما کے مصلی کے ساتھ بچھے اپنے مصلی کو پیچھے کی طرف سرکا لیا تھا۔ اگلے لمحے وہ اکرما کی امامت میں نماز پڑھ رہی تھی اور دل میں اترتے ایک احساس نے اسے پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ سجدے میں جھکتے ہوئے اس کا روم روم سجدہ ریز اور احساس تشکر سے بھیگا ہوا تھا۔ یا اللہ زوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس نے تڑپ کر دعا مانگی تھی۔ زاویار کے کمرے سے اچانک چلے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تو وہ بھون چکاسی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ذرا دیر بعد حواس بحال ہوئے تو وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرتی رہی مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ لوٹا تو وہ متفکر سی کمرے سے نکل آئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ گھر پر نہیں تھا۔ اقرار چچا کی بائک بھی پورٹیکو سے غائب تھی۔ بائک اسے کبھی راس نہیں آئی تھی۔ کراچی میں ہونے والا ایکسیڈنٹ ابھی شہرین کے حافظے میں تازہ تھا۔ وہ پریشان ہو کر کمرے میں واپس آئی تاکہ اسے فون کر سکے مگر اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پر پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کتنی ہی بھاری ساعتیں اس نے ٹہل ٹہل کر گزاری حتیٰ کہ فجر کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ پلیز زوی واپس آ جاؤ، اس کا دل پکارا تھا۔ بے بس ہو کر وہ رو پڑی تھی۔ یا اللہ زوی کو بخیریت گھر واپس بھیج دے۔ پھر یہ شاید اس کی سچی پکار کا نتیجہ تھا یا زاویار کو ہی گھر کا راستہ یاد آ گیا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے برق کی سی تیزی سے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھایا۔ سوی! وہ لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں تھے تم؟ بے قراری سے اسے کندھوں سے تھام کر پے در پہ سوال کیے تو زاویار لمحہ بھر کے لیے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہاں تھے تم؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ کتنا پریشان رہی میں؟ کیسے برے برے وہم آ رہے تھے مجھے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو مر جاتی میں۔ اس کی خاموشی پر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر یکدم رو پڑی تھی۔ اس کے انداز میں کس قدر استحقاق تھا، محبت تھی۔ زاویار انصاری کے دل کو کسی احساس نے چھوا۔ ٹیک اٹ ایزی شہری، اب آ گیا ہوں میں۔ نرمی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے وہ بے طرح شرمندہ تھا۔ اپنی جذباتیت پر پشیمان اس نے بھاری آواز میں کہا تو شہرین بمشکل اپنی سسکیاں روک سکی۔ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرو گے زوی؟ شہرین نے درد سے چور انداز میں سوال کیا تھا جو اسے مزید نادم کر گیا۔ پلیز شہری، آئی ایم سوری۔ ٹرسٹ می زوی، میں آسماں مامی یا آغا جان نہیں ہوں۔ میں ٹوٹ جاؤں گی، اس طرح بکھر جاؤں گی میں۔ شہرین اس وقت حساسیت کی انتہا پر تھی۔ ایک بار پھر بری طرح رو پڑی تھی۔ شہری پلیز یار معاف کر دو، اس بار دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، بلیو می۔ اسے تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اسے یاد آیا کراچی اسپتال میں بھی اس نے شہرین کو ایسے ہی حواس کھوتے دیکھا تھا۔
उसे फिक्रमंदी से थाम कर सोफे पर ला बिठाया और पानी का ग्लास लाकर उसे थमाया तो वो खोई खोई नज़रों से उसे देखने लगी। ज़ाविया ने देखा, चंद घंटों में ही उसका खून जैसे नुचड़ गया था। वो आंखें जिनमें हमेशा सितारे चमकते थे, इस वक्त मुसलसल रोने के बायस सुर्ख और बुझी बुझी सी थीं। पानी पी लो शहरी, उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसने बिला इरादा कहा था। दिल का चोर उसे नज़र चुराने पर मजबूर कर रहा था। हाथ बढ़ाकर ग्लास शहरीन के लबों से लगाया तो वह घूंट घूंट पानी पीने लगी, मगर नज़रें हनूज उस पर मरकूज थीं। ज़ाविया अंसारी को यूं महसूस हुआ जैसे वो पानी के साथ कई सवाल भी पीने की कोशिश कर रही है, जो इस वक्त उसकी आंखों के आंसुओं में चमक रहे थे और जिनके जवाब देना ज़ाविया अंसारी के बस से बाहर था। नमाज के बाद सुबह के अज़कार और कुरान करीम से 2 रकू पढ़कर उसने अशराक के नफल अदा किए और जब जाए नमाज से उठी तो देखा अगरमा बेड पर लेटकर कब का सो चुका था। या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। इन्होंने मुझ जैसी बेतौकीर लड़की को मेरी अपनी नज़रों में, इस घर में और माशरे में एक मुकाम दिलाया। मुझे ऐसी हिकमत अता कर कि मैं इन्हें रिदा आपी से शादी के लिए कायल कर सकूं। इस दुआ के साथ ही कई आंसू यकदम उसकी आंखों से बह निकले थे। उसे अपने बाएं पहलू में शदीद कसक का एहसास हुआ जिसे नज़रअंदाज करना आसान न था। उसे इल्म था कि इस वक्त दादी के सिवा सब घर वाले सो रहे होंगे, इसलिए आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर दादी के पास चली आई। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर दादी। दादी तिलावत में मसरूफ़ थीं। उसकी आमद पर सूरा मुकम्मल करके कुरान करीम बंद किया तो उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर दादी की जान। दादी ने कुछ पढ़कर उस पर दम किया था और फिर गले से लगाकर शफकत से बोली, ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? बहुत गहरा है, न जाने कभी भरेगा भी या नहीं। बेहतर है दादी, उसने अलग होते हुए बेख्याली में अपने हाथ को देखा था। अकरमा जाग रहा है, फजर पढ़कर सो गए हैं। तुम नहीं सोई? मुझे नींद नहीं आ रही थी, दिल चाहा आपके पास आ जाऊं। दादी के सवाल में अजीब सी कुरेद थी, उसे गोया वजाहत देनी पड़ी। अकरमा से घबराया नहीं करो मेरी गुड़िया, वो बहुत नरम दिल और एहसास करने वाला इंसान है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम एतबार करो उस पर। उसके जवाब पर दादी गहरे लहजे में बोली तो उसने शशतर होकर उन्हें देखा। जी, रात तुम बहुत देर रिदा के साथ रहीं, अच्छा किया। मैं जानती हूँ इस वक्त रिदा को हम सबकी मोहब्बत, तवज्जो और हमदर्दी की ज़रूरत है, मगर अब तुम खैर से शोहर वाली हो। खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगती है बेटा। घर में सिदरा और उबैद भी हैं, मुजफ्फर और दीगर लोग भी। अगर कोई रात गए एक दिन की दुल्हन को यूं लान में बैठा देख लेता तो क्या सोचता भला। उफ, तो दादी को भी पता चल गया। उसका खिफ़त के बायस नज़र उठाने को दिल ना चाहा। कल रात ही तो ये सब समझाया था अकरमा ने। मुजफ्फर मियाँ तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं बेटा, तुम्हें खुश देखने के लिए दिन रात दुआएं मांगते हैं वो। तुम समझ रही हो ना बेटा? दादी के बज़ाहिर सादा जुमलों में गहरे मानी छुपे हुए थे। मैं बहुत खुश हूँ दादी, बिलीव मी। बस रिदा आपी को अकेला बैठा देखा तो उनके पास चली गई थी। ट्रस्ट मी दादी, उसने बेसाख्ता उनके हाथ को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा था। लहजे से सच्चाई झलक रही थी। अल्लाह सुबहाना व ताला तुम्हें सदा खुशो आबाद रखे मेरी जान। मेरे अकरमा के घर की रौनक हो तुम। तू तो नहाओ पूतों फलो। दादी ने उसके यकीन दिलाने पर उसका माथा चूमा तो वह उनकी दुआओं पर झींप गई। आज सायरा अस्पताल से वापस आ रही हैं। अयादत के लिए आने वालों का तांता बंध जाएगा। तुम्हें तो मालूम है कि उनका हल्का अहबाब किस कदर वसी है। तुम जाकर अच्छी तरह तैयार हो जाओ। अकरमा जागे तो उसे नक्सक से तैयार बीवी नज़र आनी चाहिए। मर्द चाहे ज़ुबान से तारीफ़ करे ना करे, मगर बीवी का उसके लिए सजना उसे बहुत अच्छा लगता है। अकरमा की तो वैसे भी कोई काम कहकर करवाने की आदत नहीं, मगर तुम हमेशा ख्याल रखना बेटा। उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा तो उसने ताबेदारी से सर हिला दिया। फिर काफ़ी देर दादी से इधर उधर की बातें करती रही और उनकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि अकरमा के साथ साथ उसे दादी के लिए भी सजना संवरना है। वो उसे किसी से कम नहीं देखना चाहती थी। अकरमा तो अभी सो रहा है, तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाऊँ? नहीं दादी, अभी भूख नहीं, जब सब उठेंगे तब मैं कर लूँगी। अलबत्ता आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, नई नवेली दुल्हन हो तुम, उस पर हाथ भी ज़ख्मी है। काम करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो बस आराम करो तुम और खुश रहा करो। दादी ने उसके बेध्यानी से कहने पर नरमी से टोका तो वह अपनी जगह से उठते उठते रह गई और उनकी मोहब्बत पर बेसाख्ता उनके कंधे से लग गई। मैं बहुत खुश हूँ दादी, यकीन कीजिए। अल्लाह तुम्हें खुशियों के साथ बसाए मेरी बच्ची। दादी की ज़ुबान से ही नहीं, दिल से दुआ निकली थी। कौन जाने ये खुशियाँ भी कितने दिन की मेहमान हैं दादी। मिमी खाला मुझे बसने नहीं देंगी, इतना यकीन है मुझे। उसने गहरी सांस भरकर सोचा था और आंखों में उतरती धुंध को जज़ब करने की खातिर पलकें झपकते हुए उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? मैं जाकर कपड़े निकाल लेती हूँ अपने।
हाँ ज़रूर, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और नफीस सा मेकअप भी। दोपहर तक सैलून भी जाना है तुम्हें। जी दादी। सदा सुहागन रहो पिया मन भाव। दादी मोहब्बत से बोली तो वह एक बार फिर झींप कर कमरे से निकल आई। दिल तो चाहा कि टेरेस पर जाकर सुबह की ताज़ा हवा ले, मगर कल रात अकरमा और अभी दादी से मिलने वाली नसीहतों ने उसे किसी और तरफ का रुख करने न दिया। कमरे में आकर उसने अलमारी से पीच कलर का सूट निकाला, जिस पर सफ़ेद मोतियों का इंतहाई नफीस और नाजुक काम बना हुआ था। उसने अपने कपड़ों के साथ साथ अकरमा का भी एक सूट इस्त्री करके रख दिया। फिर कपड़े बदल कर बाल बनाए, दादी की ख्वाहिश के मुताबिक हल्का सा मेकअप किया और अभी सोच ही रही थी कि क्या करे, इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने मतवज्जा किया। दादी के साथ असगरी हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। माशाअल्लाह, उसमें हस्बे हदायत सजा संवरा देख कर दादी ने बेइख्तियार उसका माथा चूमा था। अस्करी की आंखों में भी सताइश थी। बस इसी तरह रहा करो हर वक्त। दादी उसकी फरमाबरदारी पर बहुत खुश हो गई थी। वो मुस्कुराकर सर झुका गई। अकरमा न जाने कब उठे, तुम हल्का सा नाश्ता कर लो, फजर की जागी हुई हो। उन्होंने अस्करी को ट्रे अंदर ले जाने का इशारा करते हुए मुखातिब किया था। आप भी मेरे साथ नाश्ता करें दादी। नहीं, मैं दूध का गिलास ले चुकी हूँ, अब सबके साथ ही नाश्ता करूँगी। तुम थोड़ा सा खा लो और हाँ, मैचिंग की कुछ ज्वेलरी भी पहन लेना। वो नाश्ते से इनकार करते हुए हदायत देती अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके चली गई तो वो उनके कहने पर अमल करती ज्वेलरी पहनकर सोफे पर आ बैठी और अभी नाश्ता शुरू किया ही था कि अकरमा जाग गया। ओह, 9 बजने को हैं। वाल क्लाक पर नज़र पड़ते ही वो बिस्तर से उठ गया था और इससे पहले कि दुर्रे मखनून कुछ कहती, वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ज़रा देर बाद वो उसका इस्त्री किया हुआ ग्रे शलवार सूट पहनकर बाहर निकला तो दुर्रे मखनून सैंडविच और चाय को गले से उतारने की कोशिश कर रही थी। देर हो गई काफ़ी, आपने मुझे जगाया नहीं, हॉस्पिटल पहुंचना था मुझे। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। उसके माजत को अंदाज पर अकरमा ने बालों में ब्रश चलाते हुए रुख मोड़कर उस पर निगाह डाली तो लम्हा भर के लिए हटा नहीं सका। वो सजी संवरी बहुत फ्रेश लग रही थी। अकरमा के लब आप ही आप मुस्कुरा दिए, गोया उसकी नसीहत का खातिर ख्वाह असर हुआ था। कोई बात नहीं, ताहम अपना ख्याल इसी तरह रखा करें। उसके मुस्कुराते लहजे में तौसीफ थी। दुर्रे मखनून को नज़र उठाना मुश्किल लगा। आप नाश्ता करेंगे? उसकी तवज्जो अपनी तरफ से हटाने के लिए उसने बेसाख्ता कहा था और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अकरमा उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। नाश्ते के लिए तो टाइम नहीं है। उसने रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई। हाँ, अलबत्ता ये सैंडविच मैं चलते चलते खा सकता हूँ। दुर्रे मखनून के हाथ में पकड़ी प्लेट में रखा उसका अध खाया सैंडविच उसने यकदम उठा लिया था। दुर्रे मखनून इस पेशकदमी और जसारत के लिए तैयार नहीं थी। हैरत और बेयकीनी से सामने खड़े अकरमा को देखा जो उसका झूठा किस मज़े से खा रहा था। साथ ही उसकी महजूज होती निगाहें दुर्रे मखनून का हिसार किए हुए थीं। अभी वो इस झटके से संभली भी नहीं थी कि प्लेट में रखा चाय का मग, जिसे वो आधे से ज़्यादा खाली कर चुकी थी, अकरमा उसे उठाकर चंद घूंटों में पी गया। आप चीनी कितनी लेती हैं? वो पूछ रहा था। आधा चम्मच। वो बुरी तरह सटपटा गई थी। वह मुश्किल बोली। और मैं 2 चम्मच। फिर भी बड़ी अजीब बात है मिसिस, आपकी चाय बहुत मीठी लगी मुझे। उफ मेरे अल्लाह, हद है। फरते हिजाब से वो सुर्ख पड़ गई थी। बेइख्तियार रुख मोड़ गई। अकरमा को एहसास था वो उसे बुरी तरह पजल कर चुका है, इसलिए मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दुर्रे मखनून ने इंतहाई शर्म का गलबा अपने दिलो दिमाग पर छाता महसूस किया। उसे जाते देख कर गहरी सांस ली थी कि यकदम वो पलटा था। ये रंग बहुत जचता है आप पर, अक्सर पहना करें। भारी आवाज़, गहरी नज़रें और दिल की धड़कनों को रफ्तार बुलाने वाला लहजा। दुर्रे मखनून को दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ था। चेहरे पर जैसे लपटें उठ रही थी। उसकी झुकी नज़र उठ ना सकी और वो उसका सोहना मुखड़ा निगाहों में जज़्ब करता मुड़कर नीचे जाने वाले रास्ते पर हो लिया। ये अकरमा ही है ना? वो जैसे आलम ख्वाब में चलती दरवाजे तक आई थी। दरवाज़ा बंद करके उससे लगकर खड़े होते हुए उसने अपनी बेतरतीब सांसों को एतदाल पर लाने की कोशिश की। बंद आंखों से ज़रा देर पहले का मंजर वो दोबारा देख रही थी। उसे हैरत हुई कि उसे अपना दिल एक खुशगवार एहसास में जकड़ा महसूस हो रहा था। सामने अलमारी के आईने में अपना अक्स देखकर वो लम्हा भर के लिए खुद ही मुतहैयर रह गई। पीच कलर के खूबसूरत लिबास और हल्की फुल्की ज्वेलरी में वो एकदम बहुत बदली बदली लग रही थी। उसका चेहरा ना सिर्फ ये कि गुलाबी हो रहा था, बल्कि अजब तरह की सरशारी उसकी आंखों से आया थी। क्या वाकई दुख, रंज और तासुफ के अलावा मैं कुछ और भी महसूस कर सकती हूँ? वो खुद से सवाल कर रही थी। मुबारक हो दुर्रे मखनून, बिलाखिर खुशी और इनबसात जैसे जज्बात महसूस करने की हिस्स अब तुम्हारे अंदर दोबारा जिंदा हो गई है। उसके दिल ने सरगोशी की थी। अभी तक तो वो शिराजी विलास में मिलने वाली हर खुशी को भीख और खैरात ही समझकर वसूल करती रही थी, एहसान और मुरव्वत जानकर मुझे दिल से कबूल करती रही थी,
مگر آج یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اکرما کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر جو جذبے اس نے دیکھے وہ ان کی صداقت سے انکار نہیں کر سکی۔ گویا اکرما شیرازی نے تمہارے دل کو دوبارہ دھڑکنا سکھا دیا ہے، کوئی اس کے اندر بولا تھا، اور اس لمحے اسے اپنے لبوں پر بکھرتی بے اختیار شرمگی مسکراہٹ نے حیران کر ڈالا تھا۔ ملنے آ سکتے ہو زاویار صاحب؟ مولا بخش کا میسج اسے دوپہر کو ملا تو وہ خوشی سے بے چین ہو گیا۔ مولا کراچی سے آیا ہے، ملنے چلو گی؟ اس نے ساتھ بیٹھی شہرین سے استفسار کیا تو اس نے بنا سوچے ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ زاویہ جانتا تھا کہ وہ ابھی تک رات والی اداس کیفیت سے خود کو آزاد نہیں کرا سکی ہے، مگر خود کو بظاہر سنبھالے ہوئے تھی۔ آج آغا جان کے ہسپتال سے فارغ ہونے کی قوی امید تھی۔ شام تک سبھی انہیں لینے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو بھی ساتھ جانا تھا، مگر شام میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ مولا کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچے تو وہاں موجود آسماں اور مہران کو دیکھ کر خوشگوار حیرت نے انہیں گھیر لیا۔ ماما، آپ دونوں؟ وہ بے اختیار ماں کی طرف بڑھا تھا۔ کانگریٹس برو، ایک سرپرائز آپ نے دیا شادی کر کے تو ایک سرپرائز ہمارا دینا بھی بنتا تھا نا، مہران شوخی سے بولا تھا۔ جواباً زاویہ نے گرم جوشی سے اسے خود سے لگا لیا۔ کہاں تو شادی کے نام سے بھاگتے تھے آپ، اور کہاں ایسی انسٹنٹ شادی۔ بس یار، اٹ واز جسٹ سڈن، کچھ سوچنے کا وقت نہیں مل سکا، وہ مہران کی محبت پر معذرت خواہ انداز میں بولا تھا۔ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بھابھی کے لیے سوچ بچار کرنا محض وقت کا ضیاع ہوتا۔ مہران نے شریر نظروں سے جدید تراش خراش والے حسین سوٹ میں ملبوس آسما کے گلے لگی کھڑی شہرین کو دیکھا تو وہ جھیپ سی گئی۔ زاویار کی نگاہ اس کے محجوب انداز پر لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر رکی تھی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا بھائی؟ مہران کے استفسار پر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ آسما نے بغور بیٹے اور بہو کو دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آغا جان کی ناسازی یا طبیعت کی وجہ سے میرے بچے کراچی نہیں آ سکیں گے، اس لیے خود ہی چلی آئی، آسما نے محبت پاش لہجے میں کہا تو زاویار کے دل پر جیسے شبنم سی گرنے لگی۔ آپ نے بہت اچھا کیا مامی، زوی بہت مس کر رہا تھا آپ کو، اور میں بھی۔ شہرین کا ناز بھرا انداز اپنائیت سے بھرپور تھا۔ زاویار نے محسوس کیا کہ شہرین واقعی خوش تھی۔ ادھر ماما کا بھی یہی حال تھا۔ مومنہ کی ساس بیمار ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکی، مگر ماما اس کا ویٹ بھی نہیں کر سکی، مہران نے بتایا۔ سو سویٹ، شہرین آسما کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے متاثر ہونے والے انداز میں بولی تو وہ مسکرا دیں۔ اچھا چلو روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ آسما ان سب سے کہتے ہوئے لفٹ کی طرف چل دیں تو ان سب نے بھی تقلید کی۔ آسما ان دونوں کے لیے بہت سے تحفے لائی تھیں۔ ڈیزائنر سوٹس اور طلائی زیوروں کے بعد جب 5,000 کے کئی کرارے نوٹ شہرین کے ہاتھ پر رکھے تو وہ سٹ پٹا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں مامی، بہت زیادہ ہے یہ سب۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کچھ زیادہ نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکی میں۔ محبت بھرے اصرار سے اس کا ہاتھ تھام کر نوٹ اس کی ہنائی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے وہ یکدم آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت اداس لگیں۔ جبھی تو آج اپنے بیٹے کی شادی تک میں شریک نہیں ہو سکی۔ ایسا نہیں ہے ماما، آپ یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھیں اور ہیں، زاویار نے بے ساختہ کہا تھا۔ شہرین اور آسما نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ نظر چرا کر مہران کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے پر بھی استجاب تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر نظر جھکائی تو آسما نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اور آئندہ بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، انشاءاللہ مامی، شہرین نے متبسم لہجے میں کہا تو آسما نے اسے خود سے لگا لیا۔ پھر وہ دن وہ سب ساتھ رہے۔ لنچ کے بعد آسما اور مہران بھی ان دونوں کے ساتھ آغا جان سے ملنے اسپتال گئے تو وہ انہیں دیکھ کر حیران اور مسرور رہ گئے۔ معاف کرنا آسما بیٹا، تمہارے علم میں لائے بغیر تمہارے بیٹے کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا میں نے۔ حال احوال کہنے سننے کے بعد آغا جان نے اچانک ہی کہہ دیا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے آغا جان، میں بہت خوش ہوں، اتنی پیاری بہو بیٹھے بٹھائے مل گئی مجھے۔ آسما نے محبت پاش نظروں سے ساتھ بیٹھے زاویار اور شہرین کو دیکھا تو آغا جان نے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ لمحہ بھر کے لیے زاویار کی نگاہ شہرین سے ٹکرائی تو اس کے لبوں پر بے اختیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہرین اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے چینپ کر سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خوشگوار ماحول میں گفتگو رہی اور پھر آسما جانے کی اجازت لے کر رخصت ہوئی۔ ادھر انصاری ہاؤس سے شہریار اور اقرار صاحب آ گئے تو اسپتال سے ڈسچارج ہونے والے امور سر انجام دینے کے بعد بالآخر انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس کے سیلون جانے سے پہلے اکرما، مظفر صاحب، عبید اور سائرہ بیگم کے اسپتال سے واپسی ہوئی تو وہ نیچے سائرہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی جہاں دادی ان کے ساتھ محو گفتگو تھیں۔ تاہم سائرہ بیگم نے اسے جن کینہ توز اور مائندانہ نظروں سے دیکھا، صبح اکرما کے رویے کی تمام خوشگواری پھیکی پڑ گئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، درِ مکنون کی نگاہیں اسے ڈھونڈ کر رہ گئیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو سائرہ بیٹا،
वो रिदा के हक में बेहतरी की राह ज़रूर निकालेगा। दादी उन्हें तसल्ली भरी नसीहत कर रही थी। अल्लाह के भरोसे ही तो ज़िंदा हूँ अम्मा, वरना अब बंदों से तो कोई उम्मीद नहीं रही। मगर अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपने लिए कोशिश करे। और मुझे अब अपनी बेटी के लिए क्या करना है ये मैंने तय कर लिया है। सामने बैठी दुर्रे मखनून को आतिशी नज़रों से घूरते हुए वो बोली तो बर्फ़ सी सनसनाहट उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। उसने हरासा नज़रों से उन्हें देखा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे बेटा, दादी ने खलूस से दुआ की। आमीन। आप देखिएगा अम्मा कि मैं अपनी बेटी की खुशियाँ कैसे वापस लाती हूँ। उन्होंने सहमी हुई दुर्रे मखनून को इस्तेहज़ाइया अंदाज में देखते हुए कुछ ऐसे कहा कि वह भारी दिल से उनके सामने से हट आई। सैलून में भी उसकी यही कैफियत बरकरार रही, हत्ता कि उसकी नोक पलक संवार कर आईने के आगे ला बिठाया गया। लाइट ब्लू और सिल्वर कंट्रास्ट के नफीस ब्राइडल गाउन में वो बारात वाले दिन से ज़्यादा हसीन और कातिल लग रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो दुरी, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। आज ताहिरा उसके साथ थी। सैलून से वापसी पर उसे शिराजी विलास पहुंचाकर वो अपने घर चली गई तो उसे ढेरों तारीफ़ों से नवाजने के बाद अपने कमरे में ला बिठाया गया। सायरा बेगम की तनफ़्फ़ुर भरी नज़रों ने उसे एक बार फिर बहुत पीछे धकेल दिया था, जिनमें उसे बसने ना देने का तहैया साफ लिखा दिखाई दे रहा था। अकरमा कमरे में दाखिल हुआ तो निगाहों की बर्क रफ्तारी में रखना पड़ा। वो चंद लम्हों के लिए नज़र हटा नहीं सका था। दुर्रे मखनून सोफे पर किसी मुजस्मे की मानिंद साकित बैठी थी। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं, इंसान को थोड़ी बहुत शायरी ज़रूर आनी चाहिए ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। क्या ख्याल है आपका? ग्रे डिनर सूट में मलबूस अकरमा बहुत बावकार और वजीह लग रहा था। उसकी खुशगवार आवाज़ पर दुर्रे मखनून ने बेइख्तियार नज़र उठाकर उसे देखा तो मरूब हुए बिना ना रह सकी। ऐ मेरे अल्लाह, कितना रहीम है तू। मुझ कम नसीब की तकदीर में कैसे नफीस और शानदार इंसान लिखा तूने। आज मेरी मामा और पापा जिंदा होते तो किस कदर खुश होते। मगर क्या ये साथ दायमी होगा? यकीनन नहीं। मिमी ऐसा नहीं होने देंगी। हेलो, क्या फिर से नज़र लगाने का इरादा है? उसके यकटुक देखते रहने पर अकरमा ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर शोखी से कहा तो वह झींप कर नज़र झुका गई। वैसे अगर मुझे शायरी आती होती तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाना था। मुंह दिखाई का गिफ्ट तो पसंद नहीं आया आपको। क्या पता आपकी शान में कहा गया कसीदा ही दिल को भा जाता। अकरमा की आंखों में सताइश और लहजे में शोखी थी। कसीदा नहीं, सिर्फ एक वादा चाहिए आपसे। उसे नहीं मालूम किस ताकत ने बोलने पर मजबूर किया था। जुमला ऐसा था कि अकरमा के लबों की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गई। और जो मैं ये वादा ना कर सकूँ तो भी क्या कर सकती हूँ मैं? मेरा इख्तियार ही क्या है किसी पर? उदासी उसके लहजे में घुल गई थी। किसी और का तो नहीं पता, अलबत्ता मेरे मामले में तो बहुत डिसाइसिव है आप। अब मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ या नहीं, इस बात को अहमियत दिए बगैर मेरे लिए फ़ैसला सुना दिया है आपने। मैंने फ़ैसला नहीं, सिर्फ दरख्वास्त की है आपसे। वो निदामत से चूर बोली थी। क्यों? आपकी खुशी की खातिर। और आपको ये गुमान क्यों हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा साथ आपको बहुत जल्द थका देगा। इस कदर हमदर्दी के असबाब पर कुछ रोशनी डालेंगी आप? इसमें हमदर्दी की क्या बात है? आप मुझ पर तरस खाकर शादी कर सकते हैं तो क्या मैं अच्छा नहीं सोच सकती आपके लिए? बिल्कुल सोच सकती हैं, मगर किस रिश्ते से? अकरमा का लहजा बेलचक था। मैंने तो दिल से अपनाया है आपको, अपने निकाह में लिया है पूरी सच्चाई और ईमानदारी से, तरस खाकर नहीं। मगर आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपने तो मुझे दिल से लाइफ पार्टनर कबूल किया ही नहीं, फिर मेरी इतनी फ़िक्र क्यों? किसके लिए कर रही हैं आप ये सब? आपके लिए, इस घर के लिए, इस घर के सुकून के लिए। मैं, मेरा घर और इसका सुकून अब आपसे वाबस्ता है दुर्रे मखनून। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। घर का वही सुख तो देना चाहती हूँ मैं आपको। आखिर आप क्यों नहीं समझ जाते मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? उसके लहजे में झंझलाहट उतर आई थी। अकरमा ने एक लम्हे को रुक कर उसे बगौर देखा। मेरा और आपका रिश्ता हमदर्दी नहीं, मोहब्बत का मतकाजी है दुर्रे मखनून। मगर इसे ज़बरदस्ती कबूल कराने के लिए मेरा कोई जबर नहीं आप पर। मगर आप भी मुझे मजबूर मत करें, बल्कि अभी अकरमा की बात मुकम्मल हुई भी ना थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन दोनों को मतवज्जा किया। अकरमा, तुम तैयार हो गए हो तो दूरी को लेकर नीचे आ जाओ। इजहार भाई ने अचानक आकर हम सबको सरप्राइज कर दिया है। वो तुम्हारे वलीमे के लिए स्पेशली आए हैं शारजा से। दरवाजे पर जोहा खुशगवार मूड लिए हाजिर थी। ओह, अकरमा ने बमुश्किल अपने चेहरे के तासुरात को कंट्रोल किया। ग्रेट, ओके, हम आते हैं। जबरन मुस्कुराकर कहते हुए वो गहरी सोच के साथ दरवाज़ा बंद करके पलटा तो दीवार से लगकर खड़ी दुर्रे मखनून निगाहों का मरकज़ बनी, जिसका तनफ़्फ़ुस बहुत आहिस्ता चल रहा था। जोहा से मिलने वाली इतला ने जैसे लम्हे भर में उसका खून खुश्क कर दिया था। वो हद दर्जे खौफज़दा नज़र आ रही थी।
बी ईजी, परेशान मत हो, मैं हूँ आपके साथ। वो गहरी सांस भरकर उसके पास आया था। दुर्रे मखनून का सर आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में हिल रहा था और नमी उसकी आंखों से बह निकलने को बेताब थी। मुझसे नहीं हो सकेगा, प्लीज़ नहीं। कोशिश करनी होगी दुर्रे मखनून। आपको नहीं पता मैं किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। दुर्रे मखनून के तड़प कर कहने पर अजियत की तलवार जैसे उस सीने में उतरी थी। उसने लब भींचकर जैसे उस अजियत को बदिक्कत बर्दाश्त किया। हाँ, मगर अब मैं आपकी हर तकलीफ़ में साथ हूँ आपके। जिस दुख से आपका साबका पड़ेगा उसके सामने खड़ा हूँगा मैं। आपका क्या ख्याल है कि मेरे लिए एक ऐसे शख्स को अपने ही घर में बर्दाश्त करना आसान है जिसने मेरी बीवी की चादर को मैली नज़र से देखा? अकरमा का लहजा उसके ज़ब्त का गवाह था। दुर्रे मखनून का दिल उसकी बात पर दुख से भर गया। आप ना गुनाहगार हैं ना खताकार के इस तरह डरें। मुँह तो उसे छुपाना चाहिए जो मुजरिम है। हक अगर इस तरह कमज़ोर पड़ेगा तो जुल्म तो फिर बढ़ेगा ही। आपको उसे फेस करना ही होगा। बहुत तकलीफ़ होगी मुझे। आंसू ना चाहने पर भी एकदम उसकी आंखों से उबल पड़े थे। जानता हूँ, जो चाहे सज़ा दे लीजिएगा, मगर फ़िलहाल मेरे साथ चलें। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये शख्स कितना ज़ालिम है। मैंने किस तरह बचाया उस दिन खुद को, नहीं पता किसी को। वो अब बाकायदा रोने लगी थी। अल्लाह के बाद कितना पुकारा था आपको उस दिन, एक आपको ही तो पुकारा था, मगर आपने आने में बहुत देर कर दी थी। दुर्रे मखनून जैसे खुद से बेगाना हो गई थी उस लम्हे। एक बार फिर जाहिर हो गई थी वो। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो क्या कह गई है, क्या एतराफ़ कर गई है। अकरमा को उसके जुमले दर हकीकत शशदर कर गए, तो गोया वो उससे तवक्कात रखती थी। कैसे हक से जवाब तलबी कर रही थी उससे। अकरमा के दिल में एक नागुफ्ता बेएहसास जागा था उस लम्हे। और आज आप कह रहे हैं कि आप पर भरोसा करके उस जालिम इंसान का सामना करूं। नहीं होगा मुझसे। कैसे करूं मैं, मेरा गम अभी तक ताज़ा है। जानता हूं, मगर क्या आपको याद है, यहाँ आने से पहले एक्सीडेंट के बाद सर्जरी से गुजरी हैं आप। जिस तरह ज़ख्मों की सर्जरी होती है उसी तरह गमों की सर्जरी भी की जाती है। इसमें निश्तर चुभेगा, तकलीफ़ भी होगी और बर्दाश्त भी करनी होगी, वरना दुखों के ज़ख्मों से खुशियों का सारा खून बह जाएगा। कहना आसान है, खुद पर बीतती है जब ही इंसान समझ पाता है। वो रिक्कत से बोली थी। यकीन कीजिए, अपने ऊपर बीतती ही महसूस कर रहा हूँ। अकरमा के गहरे लहजे में कुछ था। दुर्रे मखनून ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो जो हमेशा ज़ब्त की तनाबें थामे रहा करता था, इस वक्त उसके अंदर का इंतशार और गैस उसके माथे पर पड़ी शिकनों से साफ जाहिर था। दुर्रे मखनून के दिल को जैसे किसी गहरे एहसास ने छुआ था और एकदम वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। जितने आंसू बहाने हैं बहा लें, मगर इस कमरे से निकलने से पहले खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोई आपको कमज़ोर समझकर मज़ीद हर्ट ना कर सके। भारी आवाज़ में कहते हुए अकरमा का हाथ उसके सर पर आ रुका तो दुर्रे मखनून के आंसू खुद ब खुद थमने लगे। यूं लगा जैसे अचानक वो किसी छाँव में आ गई हो। लीजिए, पानी पी लें। ज़रा देर बाद वो हस्बे साबिक पानी लिए हाजिर था। शुक्र है कि आपका मेकअप वाटर प्रूफ है, वरना मुझे दादी से ठीक ठाक सुनने को मिलती। अब उन्हें कौन यकीन दिलाता कि आपकी इन आंसुओं की वजह मैं नहीं। ग्लास पकड़ाते हुए अकरमा ने लतीफ़ पैराए में कुछ समझाया था उसे। दुर्रे मखनून को एकदम नदामत ने आ घेरा। इस पहलू पर तो सोचा ही नहीं था उसने। बेइख्तियार चेहरे पर से आंसू साफ करते हुए वो अकरमा को देखने लगी थी, जिसकी आंखों में गहरे तासुफ की परछाइयाँ थीं। दैट्स लाइक माई मिसिस। खुद को मजबूत बनाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसी आप यहाँ आने से पहले थीं। कुछ आई समझ? बात मुकम्मल करके वो हौसला अफजा अंदाज में मुस्कुराया था। दुर्रे मखनून सरस बात में झुका गई। अलमारी से कुछ बरामद करने के बाद अकरमा ने उसे साथ चलने के लिए कहा तो वह बिला चूंच राह किए उठ गई। ताहम वो जिस्म पर गलबा पाती लर्जिश पर काबू नहीं कर पा रही थी। डू ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। अकरमा ने अपनी मजबूत हथेली उसके सामने बढ़ाई तो वह बिला इरादा उसका हाथ थाम गई। उस लम्हे उसके जहन में ना सायरा बेगम थी और ना रिदा थी, महज खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी मकतल की तरफ ले जाया जा रहा हो। अकरमा को एहसास हुआ उसका हाथ बर्फ़ की मानिंद ठंडा हो रहा था। मैं हूं ना साथ, हौसला करें। साथ चलते हुए उसने सरगोशी की तो उसने खुद को कदम उठाने पर मुश्किल राज़ी किया।